नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां चलाया गया ऑपरेशन प्रहार, कहां गांजे से भरी कार ने दिया बड़ी घटना को अंजाम और वाराणसी में कब आ रहे हैं पीएम मोदी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाथरस जिले में पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के आदेश अनुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पत्थल गांव के दशहरा के दिन गांजे से भरी कार की चपेट में आने से शहर के युवक गौरव अग्रवाल की मौत का हाई प्रोफाइल मामले में जनता कांग्रेस की जांच टीम द्वारा पत्थल गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों की यहां पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिया। साथ ही सरकार द्वारा मुआवजा देने में लेट लतीफी को लेकर संशय व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि मृतक गौरव अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मनोज अग्रवाल की 5 वर्ष पूर्व गांज की चपेट में आने से मौत के मामले में प्रशासन ने अभी तक 1 रुपये भी मुआवजा नहीं दिया था। वर्तमान में 50 लाख घोषणा किए जाने के बावजूद अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से सरकार की मंशा को लेकर संशय है। टीम के सदस्यों ने कहा कि वे बहुत जल्द पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अपने संगठन के समक्ष रखेंगे। सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि ये मामले को दबाने के लिए तत्काल राहत के तौर पर घोषणा की गई है। उसके पीछे संदेह का कारण ये है कि मृतक परिवार में ही उनके चाचा स्वर्गीय मनोज अग्रवाल जी की गाज गिरने से मृत्यु हो गई थी और जिसमें शासन ने मुआवजा राशि का घोषणा किया था, जो आज तक अप्राप्त है। करीब 5 वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी, तो उसको देखकर लगता है कि कहीं ये भी आंदोलन को तत्काल दबाने के लिए घोषणा कर दी गई हो और फिर से मृतक परिवार ठगी का शिकार न हो जाए। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सरकार दीपावली से पूर्व इनको मुआवजा की राशि प्रदान करे ताकि जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। 3 NH को जोड़ता है और जिस हिसाब से यहाँ आवागमन है उस हिसाब से यातायात की व्यवस्था जो यहाँ पर है उसको सुचारू रूप से संचालित पुलिस नहीं कर सकी। हम लोगों का आरोप यही है कि अगर उस दिन पुलिस मुस्तैद रहती और यातायात व्यवस्था सही रहती तो ये घटना नहीं होता। दूसरी बात आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जो यहाँ पर जो ASI को जिसको सस्पेंड किया गया वो विगत 20 वर्षों से पत्थल गांव में पदस्थ है। आरक्षक से लेके अभी वो ASI तक पत्थल गांव में ही 20 साल पदस्थ रहा। पिछले कुछ दिन पहले उसके ऊपर में ये आरोप लगा था कि वो पतरापाली में जो चोरी हुआ उसके आरोपी को भी वो भगाया। ऐसे पुलिस अधिकारी अगर थाने में रहेंगे तो अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे तो इस टाइप की घटना हमेशा होती रहेगी। और सही बात यह है कि घायलों को आज तक कुछ भी राशि शासन की ओर से नहीं मिला। यह भी एक बहुत बड़ा निंदनीय है। हम लोग शासन से मांग करेंगे और अगर दीपावली तक मृतक परिवार के जो मुआवजा राशि की घोषणा की गई है उसे नहीं मिलता है और घायलों को मुआवजा नहीं मिलता है तो जोगी कांग्रेस उसके लिए धरना प्रदर्शन करेगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊ रानीपुर में सर्राफा बाजार में सोनी व्यापारी के यहां चोरी की जांच को लेकर राजस्थान में आई पुलिस ने कई घंटों तक सोनी व्यापारी के यहां पूछताछ और जानकारी चलती रही। जब पूरी जांच होने के बाद मीडिया ने राजस्थान पुलिस से जानकारी लेनी चाहिए तो राजस्थान पुलिस ने मऊ रानीपुर कोतवाली का बहाना बनाकर मीडिया को चकमा देकर बड़ी ही तेजी से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर निकल गई। लेकिन नगर के लोगों में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर घटना की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई। राजस्थान पुलिस पर व्यापारियों द्वारा नगर के लोगों के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कन्नौज के थाना ठठिया के अंतर्गत ग्राम कडेरा में
22 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे के करीब ठटिया से अपने गांव बनियनपुरवा जा रहे मनोज दीक्षित पुत्र के ऑटो में तिरवा की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने नजदीक के बालाजी क्लिनिक में भर्ती कराया और उपचार होने के बाद हालत गंभीर देख वहां से मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया। कन्नौज से सीनू संवाददाता कमल किशोर की रिपोर्ट। वाराणसी में काशी अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, सुब्रत पाठक, विद्यासागर राय आदि नेता मौजूद रहे। 25 अक्टूबर को 1 बजे होगा पीएम मोदी का आगमन। रिंग रोड के पास मेहंदीगंज पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी को 5,229 करोड़ रुपए की मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, आलोचकों को करारा जवाब। नेशनल हाईवे रिंग रोड फेज 2 पार्क सुंदरीकरण, मल्टी पार्किंग सुविधा, हाईवे निर्माण से 30 से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लाल, काशी के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 5,229 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने की दृष्टि से आ रहे हैं। और इधर कोरोना के कारण प्रधानमंत्री जी का विजिट बीच में संवाद तो जारी था, इधर नहीं आना हो पा रहा था, तो ये बड़ी एक सभा प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसमें अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आप रूबरू होंगे और अपने लोगों को देश के विकास के लिए, काशी के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए एक 5,229 करोड़ का सौगात देंगे। कितने घंटे फिर रहेंगे यहाँ पे? 2 घंटे का यहाँ कुल प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। साईं की सच्ची सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट रूनकता द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में कैंसर का निःशुल्क इलाज उचित चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी सिकंदरा बोदला रोड स्थित एक होटल में साईं भक्त और वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उनका कहना था कि संस्थापक बाबा देव आनंद फकीर की प्रेरणा से यहाँ साईं के मंदिर का निर्माण हुआ और अस्पताल का निर्माण कार्य दानदाताओं के सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में मंदिर में गरीब और असहाय बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। उन्होंने दानदाताओं से इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की भी अपील की। इस दौरान कांता प्रसाद अग्रवाल, तिलक सिंह, पवन अग्रवाल मौजूद रहे। मंदिर आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने प्रेस का बहुत सहयोग रहा। मंदिर बहुत भव्य बन गया साईं बाबा का। और उसके बाद बाबा के मन में था उन ऐसे असहाय बच्चे जो परिवार के लोग भी जिन लोगों को रखने में कभी दिक्कत करते हैं, लेकिन उन बच्चों को हम अपना स्पेशल बच्चे कहते हैं, प्यारे बच्चे कहते हैं। हम कहते हैं उनका घर है, ये अपना घर है। और वो बच्चे उस घर में बाबा के सानिध्य में हम सब लोगों के साथ मिलकर उस कोऑर्डिनेशन में अपने परिवार के रूप में रह रहे हैं। उनके लिए एक आश्रय बनाया। उस आश्रय के बाद बाबा के मन में था कि हम जल्दी से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं कैंसर का कि जिसमें निःशुल्क लोगों का इलाज हो पाए। उसके लिए समाज के बहुत सारे लोग हैं, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हज़ारों लोगों की ऐसी बाबा के पास फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन है कि वो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं हम सहयोग करेंगे, आप हॉस्पिटल आगे बढ़ाओ जाके। बाबा के मन में है, बाबा का एक रथ है, वो बाबा अपना रथ लेकर निकलना चाहते हैं और रथ निकल कर कहते हैं कि हम उस पर लोगों से भिक्षा मांगेंगे, हम लोगों से कहेंगे हमें। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर की जेल में महिला बंदी की बेटी का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। ढोलक बजा महिला बंदियों ने गाए गीत। जेलर मिजाजी लाल ने कटवाया बर्थडे केक। वहीं जेल में जन्मदिन की धूम से महिला बंदियों व उनके बच्चों में खुशी की लहर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला के प्रांगण में आशा बहुओं व संगीनियों का तीसरे दिन धरना जारी रहा। सरकार लाख दावे करे कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की, पर सारे दावे हवाई होते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की जान की सुरक्षा करने वाले आशा बहुओं को आज 3 दिनों के बीच कोई विभागीय अधिकारी इनके बीच इनका हाल जानने नहीं पहुंचा। आशा बहुएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय विधायक रामानंद बौद्ध को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को बताया।
और अवगत कराया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी सर। अच्छा, अभी आए थे यहाँ क्षेत्रीय विधायक रामानंद बौद्ध जी, तो आपने उनको ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांगे रखी हैं? सर, हम लोग उनसे मांगे रखे हैं कि हम लोग प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय कर दिया जाए। कम से कम 18,000 रुपये से कम नहीं चाहिए। जब तक सरकार हम लोग की मांगे नहीं पूरी कर रही है तब तक हम लोग धरना जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कोई आपके विभाग का सक्षम अधिकारी यहाँ आया है? सर नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है हम लोग के बीच में। जैसे सीएमओ वगैरह? नहीं, सीएमओ भी नहीं आए थे और आश्वासन दिए हैं कि आप लोग अपने काम को करते रहिए, हम अपने आप लोग मांगे पूरी रखेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे कि आप लोग की मांगे जीवनिंग है और पूरी की जाएगी। विधायक जी, आशा बहुओं का, आशाओं का और संगिनियों का मांग है कि इन लोगों का मानदेय दिया जाए, तो इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये मांग इन लोगों का जरूरी है। आशा बहुएं कोरोना पीरियड में जो कार्य करके प्रतिभाग किया है वो अग्रणी है। ऐसे पीरियड में जहाँ लोग समूह में निकलते नहीं थे, लोग कहीं जाते नहीं थे, अपने जीवन निकल करके और सहयोग करते थे, अपने आप के प्राणों ने उछाला। और जिन्होंने मांग जो 5 सूत्री दिया है वो जन्मीन है। वहाँ सरकारी कर्मचारी जो तनख्वाह पा रहा है, वेतनमान पा रहा है, वो हिचक रहा था, वहाँ हमारी आशा बहनें नहीं हिचक रही थी, वो काम की है। और उसके बदले में इनको मिलता क्या है? कहीं कैजुअलिटी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर इनको क्या मिलेगा? काम करती है, ललकार करके सरकार काम लेती है, सारा काम लेती है सरकार, करने के लिए कुछ नहीं करती है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए। जो 5 सूत्री मांग है कि हमको मानदेय निर्धारित कर दिया जाए, हम 24 घंटा काम करने वाली महिला हैं, ये तो सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उदासीन रवैया है जो आशा बहुओं की बात को नहीं मान रही है और नकार रही है। और मैं सरकार से मैं भी मांग करता हूं कि इन बहनों का, आशा बहनों का जो पूरे उत्तर प्रदेश से एक मांग उठा है कि हमको मानदेय निर्धारित किया जाए और हमारा दुर्घटना बीमा जो है वो निर्धारित किया जाए और दूसरा जो जीवन का बीमा होता है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। पूर्व फैक्सपेट चेयरमैन और सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले तोताराम यादव ने मैनपुरी में बड़ा बयान दिया है। तोताराम यादव ने कहा कि शिवपाल और अखिलेश मिलकर भाजपा को धोखा देना चाहते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह के जन्मदिन 22 नवंबर को शिवपाल और अखिलेश के को होने का बड़ा बयान दिया। तोताराम यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की 250 से अधिक सीट आने का दावा किया, तो वहीं भाजपा की 70 से अधिक सीट न आने की बात कही। सपा को गुंडों की पार्टी कहे जाने से सवाल पर तोताराम ने सपा को भले लोगों की पार्टी बताया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभी 45 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्यमंत्री को प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री बताया जो खुद पर लिखे मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं। मंत्री जी, क्या लगता है आपको 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कितनी सीटें ला रही है, कैसे जीत आप बता रहे? अखिलेश 2.5 से प्लस। किस तरीके से, क्या आंकड़ा है आपका? मेरा आंकड़ा ये है कि इस समय अखिलेश का जो वोट का आधार है, हमको वोट मामूलन 90% मिल रहा है, हमको 100% यादव मिल रहा है, हमको जाट और गुजर मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको 100 से ऊपर सीटें आ रही हैं। जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी कभी सीटें नहीं आती थी, वहां पे मेरा एक तरफा चुनाव है, तो ये हमको कहीं फेस नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी। चाचा भतीजे का विवाद जो पारिवारिक चल रहा है सैफई परिवार का, चाचा पहले से कई बार कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, क्या लगता है आपको भतीजे क्या तैयार नहीं है? भतीजे बिल्कुल तैयार है और उनका जो मामला है, बीजेपी को हम लोग धोखा दे करके और उनके छक्का लगाएंगे। नेताजी के जन्मदिन पे अखिलेश और चाचा भतीजे एक हो जाएंगे और सरकार बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी से भले आदमियों की पार्टी है, इसमें हमारा नेता अखिलेश है। अखिलेश पर कोई छिटका नहीं लगा अभी तक है, और जो मुख्यमंत्री है इस समय एट दिस टाइम, उसमें 45 मुकदमे हैं और वो ऐसा मुख्यमंत्री
जो अपने मुकदमे अपने हाथ से ही मुकदमा वापस ले रहा है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जीत कुमार की रिपोर्ट। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आगमन पर उनके स्वागत के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार के सभी अधिवक्ताओं ने आवश्यक बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर पोस्ट ऑफिस के उत्तर तरफ अधिवक्ता हरिशंकर मिश्रा मंचल के चौकी पर आहूत की गई, जिसमें सभी विचार परिवार से जुड़े साथियों की उपस्थिति अपेक्षित रही। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, अधिवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 25 अक्टूबर को काशी आ रहे हैं और हजारों करोड़ की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं। इस नाते हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए स्वांतः सुखाए सब लोग उसमें उपस्थित हों और सब लोग उनका स्वागत करें और उनके आशीर्वचन को सुने। इसी नाते आज हम लोग विधि प्रकोष्ठ की और सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बैठक हो रही है। आप मुरली सिंह जी हैं, आप हैं, दुर्गा भैया हैं, प्रभुनाथ भैया, सब लोगों की एक बैठक हो रही है और हम लोग यह रणनीति तय कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा में कर पाएँ, ताकि हम लोग अपना उनके प्रति अपना भाव व्यक्त कर सकें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। आप लोग जो शायद पीएम से मुलाकात करने के लिए भी आप लोग समय से मांगा था? नहीं, कुछ लोग मांग रहे हैं। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को देख करके दूर से ही आनंदित हो लेते हैं, लेकिन चूंकि रैली काशी में हो रही है, इस नाते हम लोग जा करके उनको दूर से ही देख करके और उनका दर्शन करके उनके आशीर्वचन सुन करके और समाज को उनका संदेश देंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रैली में संबोधित करके संदेश देंगे, वो हम लोग समाज को बताने का काम करेंगे। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।